अगला टॉपिक क्या है हमारा? फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है ना। अब खुद देखिए, ये यूट्रस के अंदर का दृश्य था, गर्भाशय के अंदर का। इसमें प्लेसेंटा ये था, डिस्क, मोनोडिस्कोइडल बोलेंगे हम लोग, और ये प्लेसेंटल ब्रिज, अम्बिलिकल कॉर्ड। तो माता जी के शरीर से जो भी आवश्यक न्यूट्रिएंट थी उस प्लेसेंटा के द्वारा, अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा कहां पे जाएगा? बच्चे में जाएगा। और बच्चे में जो भी एक्सक्रेटरी वेस्ट मटेरियल होगा या जो बच्चे के लिए अच्छा नहीं होगा उसको बदले में वापस बच्चे से माता जी के शरीर में भेज दिया जाएगा। ठीक है। और ये सब काम कौन करेगा? प्लेसेंटा। तो उसको हम एक एक करके देख लेते हैं फंक्शन क्या क्या है। ठीक है। ये रियल वाला प्लेसेंटा था और रियल वाला अम्बिलिकल कॉर्ड था। ठीक है। सबसे पहला काम क्या है? रेस्पिरेशन करना। आप सोचिए कि जब बच्चा माता जी के गर्भाशय में रहता है तो वहां तो एमनियोटिक फ्लूइड रहता है, नाक से तो सांस नहीं ले सकता ना, पानी चला जाएगा। तो इसलिए रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन का आना और CO2 का निकलना किसके द्वारा होते रहता है? प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा। इधर सोच लीजिए, ये मैटरनल टिश्यू है और इधर फीटल टिश्यू, ये ब्रिज था। तो ऑक्सीजन गया और CO2 वापस कौन से प्रोसेस से? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि कोई भी मटेरियल अपनी ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ जाता है तो क्या कहलाता है? डिफ्यूजन। क्योंकि माता जी सांस ले रही है, इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन ले रही है, तो माता जी के शरीर में ज्यादा ऑक्सीजन होगा, बच्चे में था ही नहीं, तो माता जी से बच्चे में ट्रांसफर हुआ, मैटरनल टिश्यू से फीटल टिश्यू में ट्रांसफर हुआ। ठीक है। और बदले में फीटस में क्या बना? CO2। और वहां बन रहा है तो वहां ज्यादा है, ज्यादा से माता जी के शरीर में फिर ट्रांसफर हुआ तो रिटर्न हुआ वो। ठीक है ना, डिफ्यूजन द्वारा। तो पहला क्या हो गया? रेस्पिरेशन। दूसरा क्या बताया हमारा? न्यूट्रिशन। भाई बच्चे को जो जो चीज चाहिए वो अपने माउथ के रास्ते से, मुंह के रास्ते से खा नहीं सकता वो, समझ रहे हो ना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा उसको? फिर प्लेसेंटा से लेना पड़ेगा। ठीक है ना। क्या क्या जाएगा देखिए, तो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन, मिनरल्स, आयंस, ये सारे के सारे किधर से जाएंगे? मैटरनल टिश्यू से फीटल टिश्यू में ट्रांसफर होंगे। क्लियर है। तो पहला फंक्शन क्या हो गया? रेस्पिरेशन। दूसरा फंक्शन न्यूट्रिशन। आगे बढ़ रहा हूं, अगला स्लाइड देखिए। एक्सक्रीशन, कि जो भी रेस्पिरेशन के द्वारा मदर से बच्चे में ट्रांसफर हुआ था ऑक्सीजन, और यूज होने के बाद CO2 बन जाएगा। CO2 को भी बाहर निकालने क्या हो जाएगा? एक्सक्रेशन करना, एक्सक्रीट करना, बाहर निकालना। बदले में अभी न्यूट्रिशन लिया गया था, उस न्यूट्रिशन से जितना भी नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल बना, खासकर यूरिया, समझ रहे हो ना। अमोनिया भी हमारे लिए वेस्ट है, यूरिक एसिड भी वेस्ट है। जो भी थोड़ी बहुत मात्रा में बनेगी और मैक्सिमम मात्रा में जो क्या बनेगा? यूरिया, उस सबको क्या किया जाएगा? बच्चे से मदर के शरीर में, मदर के बॉडी में ट्रांसफर किया जाएगा। देख लीजिए, नाइट्रोजनस वेस्ट में क्या क्या आते हैं? अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। सबसे ज्यादा क्या होगा हमारे बॉडी में? यूरिया। हम यूरिन निकालते हैं। ठीक है ना। ये ट्रांसफर हुआ और बदले में CO2 भी डिफ्यूज हुआ बच्चे से माता जी के शरीर में। समझ पा रहे हैं ना इसको। अगला क्या हमारे पास है? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में जैसे ही इम्यूनिटी शब्द आता है हमारे दिमाग में दो शब्द सीधा याद आते हैं। पहला एंटीजन, दूसरा एंटीबॉडी। एंटीजन वे पदार्थ होते हैं जो हमारे हेल्थ को हानि पहुंचाते हैं, और एंटीबॉडी वे होते हैं जो उस एंटीजन से हमारे शरीर को बचाते हैं। समझ में आया ना। वह बॉडी मतलब वह स्ट्रक्चर जो एंटीजन के अपोजिट है, एंटीबॉडी कहलाता है। क्लियर है। तो जब बच्चा माता जी के गर्भाशय में पल रहा होता है तब माता जी के शरीर से प्लेसेंटल ब्रिज को क्रॉस करते हुए एक प्रकार का एंटीबॉडी ट्रांसफर होता है। एंटीबॉडी के 5 क्लासेस हैं, IgG, IgA, IgD, IgM, IgE। 5 क्लास हैं एंटीबॉडी की। IgD
AGME हो गया। उनमें से पांचों के पांचों ट्रांसफर नहीं होते हैं, केवल एक क्लास का एंटीबॉडी ट्रांसफर होता है। और कौन सा है वो? IgG। और IgG के फिर सब क्लासेस होते हैं, 4 ठो। कितना ठो? 4। IgG1, IgG2, IgG3, IgG4। IgG2 को छोड़ दीजिए आप, G1, G3, G4 ये ट्रांसफर हो पाते हैं। तो कितने क्लास के एंटीबॉडी ट्रांसफर होते हैं? एक क्लास के IgG वाले। उसके 4 सब क्लासेस हैं, उनमें से कौन कौन ट्रांसफर हो पाते हैं? IgG2 को छोड़ दीजिए, बाकी तीनों IgG1, G3, G4। क्लियर है इतना? जब माताजी के शरीर से बच्चे में आते हैं तो प्रोसेस होती है ट्रांससाइटोसिस। कौन से प्रोसेस से ट्रांसफर होते हैं? ट्रांस मतलब ट्रांसफर होना, साइटोसिस मतलब इस सेल से उस सेल में चले जाना। समझ रहे हो ना? ट्रांससाइटोसिस द्वारा ये ट्रांसफर होते हैं। क्लियर है? तो ट्रांसपोर्ट ऑफ इम्यूनोग्लोबिन IgG1, G3 और G4 माताजी के बॉडी से। टोटल 5 क्लासेस थे, 5 में से बाकी IgG को छोड़ के बाकी क्लास ट्रांसफर नहीं होते। IgG में भी 4 सब क्लासेस हैं, उसमें से IgG2 को छोड़ के बाकी सब ट्रांसफर होते हैं। ठीक है ना? क्लियर है कि नहीं? बताओ अगला क्या है? सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स। सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स में प्लेसेंटा बोलूं या फिर मैं अम्बिलिकल कॉर्ड बोलूं, वो कुछ स्पेशल प्रकार के हार्मोन को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक, सबसे पहला क्या हार्मोन? जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट इंप्लांटेशन होता है, ट्रोफोब्लास्ट की बाहरी सेल कोरियन बनाती है और वहां से HCGH हार्मोन निकलना शुरू होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। पढ़ चुके, कई बार पढ़ चुके इसको। तो सबसे पहला हार्मोन क्या हो गया? HCGH, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। काम क्या है इसका? हाँ, कार्पस ल्यूटियम को रिग्रेस होने से बचाना और प्रेगनेंसी को 9 महीने तक मेंटेन करना। ठीक है ना? अच्छा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन को किस नाम से जानते हैं? और प्रेगनेंसी टेस्टिंग हार्मोन, कि जब भी प्रेगनेंसी होता है यह हार्मोन सबसे पहले बनता है। तो यदि किसी फीमेल के बॉडी में यह हार्मोन बन रहा है और वो हार्मोन ब्लड में ट्रांसफर हो रहा है, बह रहा है, एक समय के बाद क्या हो जाएगा? उसका काम खत्म। हर हार्मोन्स की, हर प्रोटीन्स की, हर मॉलिक्यूल्स की एक लाइफ स्पान होती है। जीवन कहां तक चलेगा उसका, वो प्रोटीन कहां तक टिकेगा। जैसे HCGH बनता है, वो जब तक भी टिकता है, उसके बाद तो एक्सक्रेट होगा ना, और एक्सक्रेट होता है यूरिन के द्वारा। तो यूरिन को चेक करते हैं उस लेडीज के, यूरिन में 1-2 ड्रॉप डालते हैं किट में, फिर रिजल्ट आता है कि ये हार्मोन है, तो हम समझते हैं कि प्रेगनेंसी है। नहीं आता रिजल्ट तो नहीं है। समझे ना? इसको मैं कई बार बता चुका हूं, पिछले क्लासेस में देखिए आप। ठीक है? अगला हार्मोन क्या है? प्लेसेंटल एस्ट्रोजन, प्लेसेंटल प्रोजेस्टेरॉन। वहां से जो हार्मोन निकलते हैं, प्लेसेंटा से निकलते हैं कि नहीं? प्लेसेंटल एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। रिलैक्सिन क्या करता था भाई? हाँ, इधर जो फीमेल के जो कमर में प्यूबिस बोन था, पेल्विक बोन का प्यूबिस बोन, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस 3 बोन होते हैं। तो प्यूबिस बोन को चौड़ा कर रहा था और स्मूथ कर रहा था, ताकि बच्चा आसानी से गर्भाशय से बाहर आ पाए। क्लियर है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैथोजन। अगला, पैथोजन भी ट्रांसपोर्ट होता है। कैसे करके होता है? प्लेसेंटा के द्वारा होता है। ऐसा नहीं कि हर पैथोजन प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाते हैं, कुछ गिने चुने पैथोजन ही मदर के बॉडी से बच्चे में ट्रांसपोर्ट होते हैं। स्मॉल पॉक्स का जो पैथोजन होता है ना, वायरस, वो ट्रांसफर हो जाता है। देखो नाम क्या है? वेरियोला वायरस। स्मॉल पॉक्स का वायरस है, माता होती है ना, वो माता जी का वायरस। समझ में आया ना? मेटरनल टिश्यू माता जी से फीटल टिश्यू बच्चे में ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है ना? इसलिए किसी प्रेग्नेंट लेडीज को जब माता या चेचक निकलती है ना, वो बच्चे को भी हो जाता है। क्यों? गर्भाशय में जो बच्चा पड़ रहा है उसको भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका वायरस प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे तक भी जाता है। समझ में आया ना?
इसका मतलब स्मॉल पॉक्स या चेचक के जो वायरस हैं प्लेसेंटा को आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। हर पैथोजन नहीं कर सकता ना, कुछ स्पेशल है, जैसे ये ट्रांसफर कर जाता है। ठीक है ना। अगला क्या देखें भाई, ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग्स। ये तो स्लीपिंग ड्रग्स जब मदर से बच्चे में ट्रांसफर होता है, डैमेज टू हार्ट एंड किडनी। खासकर उसका टारगेट ऑर्गन क्या होता है स्लीपिंग ड्रग्स का? फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, जब भी कोई प्रेग्नेंट लेडीज नींद की दवाई लेती है, स्लीपिंग ड्रग्स लेती है, तो वो ड्रग्स मदर के बॉडी में डिजॉल्व होने के बाद ब्लड के द्वारा प्लेसेंटा को क्रॉस करते हुए बच्चों तक पहुंच जाता है, और बच्चे के खासकर जो ऑर्गन है हार्ट और किडनी, उसको जब बन रहा होता है तो किसी न किसी प्रकार का डैमेज करता है। समझ रहे हो ना। या तो हार्ट को प्रॉपरली बनने नहीं देगा, या तो किडनी को प्रॉपरली बनने नहीं देगा, तो बच्चे में कहीं ना कहीं दिक्कत होगा। इसलिए जब भी प्रेगनेंसी की कंडीशन आती है, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के किसी प्रकार का दवाई नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हर दवाई आपके और आपके होने वाले बच्चे के लिए सुइटेबल नहीं है, हर दवाई फिट नहीं है। समझ में आया ना। प्रोटेक्शन फ्रॉम बैक्टीरियल इन्फेक्शन। देखो जी होता क्या है, ऐसे तो बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि प्लेसेंटा में कुछ बैक्टीरियल ग्रोथ भी होता है। बात समझिए, माता जी को किसी प्रकार का मान लीजिए इन्फेक्शन हुआ है बैक्टीरिया का, तो उस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन प्लेसेंटा में भी देखा गया है। तो प्लेसेंटा में देखा गया, इसका मतलब प्लेसेंटा को क्रॉस करके जाता होगा। तो कुछ कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके जाते होंगे, ऐसे हर बैक्टीरिया क्रॉस करके जा नहीं पाता है। दूसरा चीज, ये जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके जाते हैं वो कब जाते हैं? शुरू जब प्लेसेंटा बन रहा होता है तब क्रॉस नहीं कर पाते। जब प्लेसेंटा डेवलप हो जाता है उसके बाद कुछ विशेष प्रकार की प्रजातियों के जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वही क्रॉस कर पाते हैं। जैसे पूरी दुनिया के हर बैक्टीरिया क्रॉस नहीं कर पाते। समझ में आया ना। कुछ ही कर पाते हैं, और कुछ कब कर पाते हैं? जब प्लेसेंटा डेवलप हो जाता है तब कर पाते हैं, उसके पहले क्रॉस नहीं कर पाते। समझ में आया। देखो, प्लेसेंटा एट अर्ली प्रेगनेंसी, शुरू में हो रहा है, नॉट परमिएबल फॉर बैक्टीरिया, शुरू में क्रॉस नहीं कर पाते। लेकिन जब प्लेसेंटा एट लेट प्रेगनेंसी, समय हो गया है, तो परमिएबल फॉर बैक्टीरिया, इसको क्रॉस कर जाते हैं। क्लियर है कि नहीं। 9वां नंबर देखिए जी, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। कि प्लेसेंटा जो होता है ना भाई, वो भी तो टिश्यू का बना हुआ है, उसको भी तो डाइजेशन की जरूरत है, न्यूट्रिशन की जरूरत है। कि केवल माता जी से बच्चे में केवल न्यूट्रिशन पहुंचाएगा, खुद को नहीं चाहिए, उसको भी चाहिए, वो भी तो टिश्यू है, उसको भी तो काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है आपके पूरे बॉडी में ब्लड कौन फैलाता है? हार्ट फैलाता है कि नहीं? हार्ट ब्लड में क्या होता है? न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन होता है कि नहीं? क्या हार्ट टिश्यू नहीं है? हार्ट को ब्लड की जरूरत है कि नहीं है? उसको भी ब्लड की जरूरत है, उसको भी न्यूट्रिशन, ग्लूकोज, विटामिन, प्रोटीन की जरूरत है। तो हार्ट को कौन सा ब्लड वेसल पहुंचाता है? कोरोनरी आर्टरी। समझ रहे हो ना। इसको भी जानना चाहिए आपको। पूरे बॉडी में ब्लड पहुंचाने वाले को भी ब्लड पहुंचाया जाता है ना। बस वैसे कि माता जी से बच्चे तक न्यूट्रिशन पहुंचाने वाले को भी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। और वो न्यूट्रिशन कौन है? खासकर प्रोटीन, फिर ग्लूकोज, ये सब यूज होंगे वहां पे। दिख रहा है ना। डाइजेशन बाय ट्रोफोब्लास्ट या प्लेसेंटा बिफोर रीच टू द फीटस। प्रोटीन, कुछ प्रोटीन को जब पहुंचा जा रहा होता है ना, कुछ को तो खुद यूज करेंगे, यूज नहीं करेंगे तो काम ही नहीं कर पाएंगे वो, खुद को भी तो मेंटेन करना है ना। अगला, सेलेक्टिव इफेक्ट ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ फीटस। भाई माता जी के शरीर में केवल न्यूट्रिशन ही वहां तक जा रही है क्या? प्लेसेंटा के बैरियर तक नहीं, एक्सक्रेटरी मटेरियल भी जा रहे हैं वहां तक, हार्मफुल इफेक्ट पहुंचाने वाले मटेरियल भी जा रहे हैं वहां पर। लेकिन क्या सबको ट्रांसपोर्ट कर रही है क्या? मतलब ग्लूकोज, रिक्वायर्ड अमीनो एसिड, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट, विटामिन, मिनरल्स, आयंस, ये सब वहां तक जा रहे हैं, एंटीबॉडी सब जा रहे हैं। क्या सभी को ट्रांसपोर्ट करके माता जी से बच्चे में ट्रांसफर हो जा रहा है? नहीं, सिलेक्टेड चीजों को ही ट्रांसफर किया जाता है।
अमोनिया यूरिया भी तो जा रहा है, क्या उसको ट्रांसफर कर रहे हैं क्या? नहीं, जो जो जरूरत था, देखो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन, मिनरल, इसको जरूरत था ट्रांसपोर्ट कर दिया। अमोनिया यूरिया की जरूरत नहीं था, वापस कर दिया उसको। समझ में आया ना? इसी को क्या बोलते हो? सेलेक्टिव इफेक्ट ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ फिटस। यही सेलेक्टिव इफेक्ट था न्यूट्रिशन का। समझ में आया? आगे बढ़ूं? अगला हमारे पास है स्टोरेज। अगला क्या है? स्टोरेज। स्टोरेज में प्लेसेंटा कुछ मटेरियल को स्टोर करके रखता है, जैसे क्या क्या? फैट, ग्लाइकोजन, आयरन। फैट, ग्लाइकोजन और आयरन को स्टोर करके रखता है, जब जब जरूरत पड़ता है तो छोड़ के बच्चे तक ट्रांसफर कर देता है। समझ में आया ना? तो एक मोटा मोटी फंक्शन बताइए प्लेसेंटा के, क्या हो गए? रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रेशन, इम्यूनिटी, सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स, बोलते जाइए। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैथोजन, कुछ स्पेशल प्रकार के पैथोजन, सबको नहीं ना, जैसे स्मॉल पॉक्स, वेरियोला वायरस था, और उसके अलावा प्रोटेक्शन फ्रॉम द बैक्टीरिया, बचाता है उससे। कुछ ही बैक्टीरिया जो होते हैं वहां ग्रोथ करते हैं, तो उसी को देख के डॉक्टर लोगों का, साइंटिस्ट लोगों का कहना है कि कुछ बैक्टीरिया ट्रांसफर भी होते हैं, हर कोई ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं। और बताइए सेलेक्टिव इफेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑन फिटस, ये था। और डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, स्टोरेज ऑफ फैट, ग्लाइकोजन, आयरन। समझ रहे हो ना? तो इस प्रकार से प्लेसेंटा इतने सारे कार्य को पूरा करता है। कब तक? जब तक प्रेगनेंसी रहती है, तब तक बच्चा गर्भाशय के अंदर रहता है, तो माता जी के शरीर से बच्चे तक ये सब ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं, या अनवांटेड चीजें बच्चे से मदर के शरीर में एक्सक्रेट होते रहते हैं। क्लियर है ना?